हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस की बात की थी और इलेक्ट्रोलाइसिस पे डिफरेंट प्रॉब्लम देखा था। क्या डिपोजिट होगा डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पे जब करंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू पास होगा तब। वोल्टेज में क्या होगा, एक्वस में क्या होगा, कुछ भी अगर होगा तो दैट डिपेंड्स अपॉन द डिस्चार्ज पोटेंशियल। हमने केटायन का डिस्चार्ज पोटेंशियल और एनायन का डिस्चार्ज पोटेंशियल आपको दिखाया था कुछ आयंस के लिए और जो कि पूछे जाते हैं। तो ये अगर आयंस आपके दिमाग में हमेशा रहेगा डिस्चार्ज पोटेंशियल के बेसिस पे तो आप आसानी से डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पे क्या डिपोजिट होगा आप डिटरमाइन कर सकते हैं। NaCl की बात हमने की थी लास्ट क्लास में। अब कुछ कॉपर सल्फेट के बारे में ही पूछा जाएगा तो उस पर एक दो क्वेश्चन कर लें, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं। इससे पहले एक बात और बता दें कि कौन सा करंट पास करना है इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, डीसी करंट कि एसी करंट। अगर पूछा जाए कि व्हाट विल बी डिपोजिटेड इफ एसी करंट इज पासिंग थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो आपका आंसर होगा नो इलेक्ट्रोलाइसिस, क्योंकि एसी अगर पास करेंगे तो पोलैरिटी इलेक्ट्रोड का चेंज होता रहेगा और आयंस कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैथोड पे जाना है कि एनोड पे जाना है। यानी एसी की बात नहीं करेंगे किस केस में, इलेक्ट्रोलाइसिस के केस में। हाँ, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का रेजिस्टेंस निकालना है 100% एसी का यूज करना पड़ेगा वहां पे, फिर डीसी का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि डीसी यूज करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का रेजिस्टेंस निकालना है तो कौन सा, एसी करंट को पास करवाना है। अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है तो कौन सा करंट, डीसी करंट का यूज करेंगे। एसी करंट कभी भी यूज नहीं करेंगे। एसी करंट अगर यूज करेंगे, अगर पूछेगा रीजन क्या है एसी करंट यूज करने से क्यों इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा, तो एसी करंट यूज करने से क्या होगा, इलेक्ट्रोड की पोलैरिटी हमेशा चेंज होगी, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। ये अल्टरनेटिंग करंट की प्रॉपर्टीज है, जिसके कारण आयंस कंफ्यूज हो जाएगा कि कहाँ जाके डिपोजिट होना है। किस, जब पॉजिटिव हो जाएगा तो जब मूव करेगा उस पे एनायन, तो जिस समय मूव करने लगे वो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए वो कंफ्यूज में रहेगा डिपोजिशन कहाँ हो मेरा। इसलिए हमेशा क्या यूज करते हैं, डीसी करंट ही यूज करते हैं। तो डीसी करंट इज यूज फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का अगर पूछा जाए, व्हाट विल बी डिपोजिटेड at different electrode is passing through. What will be deposited at different electrode if current is passing through aqueous copper sulfate solution inert electrode। यानी एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जब करंट पास करेंगे तो क्या होगा, तो एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जब पास करेंगे करंट, कौन सा करंट, डीसी करंट, तो 100% इलेक्ट्रोलाइसिस होगी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का। तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो एक्वस है तो वाटर भी होगा। तो कॉपर सल्फेट डिसोसिएट करके क्या बनेगा, कॉपर 2+ आयन और सल्फेट आयन, जबकि H2 क्या होगा पता ही है, H+ और OH-। क्लियर। अब आपसे पूछा जाए कैथोड पे क्या होगा डिपोजिट, तो एनोड पे क्या डिपोजिट होगा, तो कैथोड पे 100% निगेटिव होता है, तो कैथोड पे क्या आना है, केटायन आना है। केटायन आना है तो केटायन क्या, पॉजिटिव, यहाँ पे CO2+ भी है और H+ भी है, CO2+ भी है और H+ भी है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कॉपर 2+ और H+ में किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। तो आपको पता है कॉपर 2+ और H+ में किसका है, आंसर कॉपर 2+ का है। तो कॉपर 2+ क्या होगा, यहाँ पे कैथोड पे डिपोजिट होगा, दैट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर इज डिपोजिटेड एट कैथोड। यस, तो कॉपर डिपोजिट हो गया। अब एनोड की बात करें, एट एनोड, तो एनोड पे क्या होगा, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एनोड जब पॉजिटिव होता है तो बताइए एनोड पॉजिटिव होगा तो क्या होगा। अब एनोड पे क्या आना, एनायन आना है, सल्फेट है, OH- है, तो डिस्चार्ज पोटेंशियल देखना पड़ेगा, सल्फेट आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है कि हाइड्रोक्सिल आयन का है। तो आपको पता होगा कि OH- का ही क्या होगा, कम होता है, तो OH- कम होता है तो आसानी से कर सकते हैं हम लोग OH- का। यानी डिस्चार्ज पोटेंशियल OH- का कम है तो OH- क्या होगा, कन्वर्ट होगा, किसमें OH- कन्वर्ट होगा, याद रखिएगा OH- क्या होगा, H2O में कन्वर्ट होगा।
प्लस ऑक्सीजन गैस में होगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इवॉल्व करेगा। तो यहाँ पे रिडक्शन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता ही है और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होता ही है। अब बैलेंस कर लें तो 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे हाफ ऑक्सीजन अमाउंट, यस, यानी हाफ ऑक्सीजन इवॉल्व होगा बैलेंस के अनुसार। यानी 2 फैराडे अगर पास किया जाए करंट, 2 फैराडे अगर करंट पास किया जाए तो आंसर है हाफ मोल क्या होगा, ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। और हाफ मोल ऑक्सीजन इवॉल्व होगा किससे, एनोड, किस पे, तो एनोड पे। तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीजन इवॉल्व होगा और कैथोड पे क्या होगा, कॉपर डिपोजिट होगा। अब सॉल्यूशन की बात कर लें कि सॉल्यूशन में क्या बचेगा, तो सॉल्यूशन में आप देखेंगे कि सॉल्यूशन में क्या बचा है। तो सॉल्यूशन में देखो आप कि H+ यहाँ बचा हुआ है, यस, केटायन, और एनायन क्या है, सल्फेट है। तो H+ और SO4 2- दैट कंबाइन दैट गिव्स H2SO4 सॉल्यूशन, H2SO4 बन जाएगा। और H2SO4 क्या है, एसिडिक है, तो मीडियम क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन एसिडिक मीडियम होगा, पीएच की वैल्यू क्या है, 7 से कम हो जाएगी। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इस वे में पूछेगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन टाइप का था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉपर सल्फेट में करंट पास करने से क्या होता है, उसका सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है, ऐसा क्यों, या उसका सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है, ऐसा क्यों। तो ये कलरलेस भी हो जाता है, जबकि कॉपर सल्फेट का कलर क्या था, ब्लू कलर का था। तो ब्लू कलर कॉपर सल्फेट दिया है, करंट पास करने से कलरलेस हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऐसा क्यों होता है, तो आपका आंसर होगा कि इलेक्ट्रोड पे तो क्या कॉपर डिपोजिट होगा, कैथोड पे, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। इसके साथ ही सॉल्यूशन में क्या बनेगा, H2SO4 सॉल्यूशन बनेगा। और H2SO4 सॉल्यूशन बनने से क्या होगा, H2SO4 सॉल्यूशन बनने से क्या होगा, सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। और कलरलेस के अलावा क्योंकि H2SO4 मोस्ट एसिडिक है, सॉल्यूशन को एसिडिक कर देगा, एज वेल एज पीएच को क्या करेगा, डिक्रीज करवा देगा, यानी 7 से कम हो जाएगा। यस, इसी क्वेश्चन में अगर एडिट कर दिया जाए कि यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज किया जाए तो क्या होगा। तो कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज करने से क्या फर्क पड़ेगा, आंसर है देखिए, अगर फर्क नहीं पड़ता तो क्वेश्चन होता ही नहीं, तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। तो देखा जाए फिर वही CuSO4 फिर डिसोसिएट करेगा Cu2+ में सल्फेट, और H2O एक्वस है तो H2O होगा H+ और OH- में। क्लियर है। तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे आने की कोशिश करेगा केटायन, और केटायन कौन सा है आपको पता ही है, कैथोड केटायन 2+ और H+, और कॉपर 2+ और H+ में डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम, आंसर है कॉपर 2+ का। तो कॉपर 2+ फिर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर के फॉर्म में डिपोजिट हो जाएगा, कहाँ पे, कैथोड पे। एनोड पे क्या होगा, एट एनोड, एनोड पे क्या बच जाएगा, एनायन जाएगा, OH- से सल्फेट। यानी सॉल्यूशन में तो कॉपर 2+ सल्फेट रहेगा ही। तो क्या होता है, एनोड जैसे कॉपर का बना हुआ है तो कॉपर तो है ही, यहाँ पे कॉपर 2+ और सल्फेट क्या करेगा, CuSO4 का फॉर्मेशन कर लेगा। Cu क्या क्या, एनोड के पास सल्फेट जाएगा, एनोड को सल्फेट क्या करेगा, एनोड को इरोड करेगा और Cu2+ सॉल्यूशन में आएगा, और Cu2+ और SO4 2- कंबाइन करके CuSO4 का फॉर्मेशन कर देगा। यानी क्या है, कंसंट्रेशन क्या होगा सॉल्यूशन का, रिमेन सेम, क्योंकि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन शुरू से था। और एनोड क्या होगा, यहाँ पे धीरे धीरे गलेगा, एनोड क्या होगा, डिजॉल्व कर जाएगा, होता रहेगा जब तक कि पूरा का पूरा एनोड डिजॉल्व न कर जाए। यानी इसमें क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या, आंसर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंसंट्रेशन रिमेन सेम। क्या एसिडिक होगा, आंसर एसिडिक नहीं होगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट शुरू में भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, बाद में भी इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ही है, यानी इसमें कहीं कोई चेंज नहीं होगा। कैथोड पे क्या होगा, कॉपर डिपोजिट होगा, एनोड डिजॉल्व कर जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस के केस में। तो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में है, और एस्पेक्ट क्या है आपका, एस्पेक्ट उसी पे बेसिस है जो क्या है, डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल आपका डिफरेंट डिफरेंट केटायंस का, एनायंस का आप हमने लिख दिया है, इसको आपको दिमाग में रखना है, उसके अनुसार अकॉर्डिंगली क्या करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इलेक्ट्रोलाइसिस पे जो बोर्ड लेवल तक का क्वेश्चन है या उससे थोड़ा सा ऊपर है नीट लेवल का, वो हमने डिस्कस किया। इसके अलावा बात करें हम
डिफरेंट डिफरेंट लॉ का, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में दो लॉ आता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये फर्स्ट लॉ भी है, सेकेंड लॉ भी है। फैराडे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैराडे फर्स्ट लॉ किसको डिफाइन करता है और फैराडे सेकेंड लॉ किसको डिफाइन करता है। हम लोग स्टार्ट करें फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। So this is the first law. फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? द अमाउंट substance deposited at different electrodes is directly proportional to charge passing through electrolytic solution. तो आता है कितना सब्सटेंस डिपोजिट होगा डिफरेंट इलेक्ट्रोड पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? चार्ज पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में जितना चार्ज पास करेंगे वो क्या होगा? उतना ही अमाउंट डिपोजिट करेगा किसका? सब्सटेंस का, उस इलेक्ट्रोलाइट का। सो W directly proportional to Q, where W is the amount of substance deposited or Q amount of charge। W एक कांस्टेंट रखते हैं जिसको Z, so where Z is proportionally constant called electrochemical equivalence। तो फैराडे फर्स्ट लॉ किसको डिफाइन करता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस को, जिसको Z से डिनोट करते हैं। तो Z से डिनोट करते हैं, तो अगर Q, तो Q क्या है? चार्ज है, और चार्ज है तो Q बराबर, आप जानते हैं फिजिक्स के थ्रू, Q इक्वल टू IT। और अगर पुटअप करें यहाँ पे तो Z Q की जगह पे क्या लिखें? IT। सो W इक्वल टू Z IT, W इक्वल टू Z Q। अब हाउ यू डिफाइन द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस? इफ यू go through this equation, if Q equal to 1 coulomb, you will get W equal to Z. And here if you change current into 1 ampere for 1 second, then W equal to Z. तो आप किस इक्वेशन को लेकर Z को डिफाइन करना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो एक एक करके दोनों पे हम लोग डिफाइन करते हैं, दोनों इक्वेशन के थ्रू, किसको? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस को। तो W इक्वल टू, एक ZQ है आपके पास, एक W इक्वल टू, इफ Q इक्वल टू 1 कूलम तो W इक्वल टू Z लिख सकते हैं। तो W क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस कब होगा? जब 1 कूलम ऑफ करंट पासिंग, 1 coulomb of charge passing through the electrolytic solution। मतलब how it is defined electrochemical equivalence? So electrochemical equivalence is the amount of substance deposited when 1 coulomb of charge passing through an electrolytic solution। तो इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर इधर किया जाए कि I इक्वल टू 1 एम्पियर मान लिया जाए और T इक्वल टू 1 सेकेंड मान लिया जाए, तो W इक्वल टू क्या लिखें? Z। इसको इस तरह भी डिफाइन किया जा सकता है कि इट इज
Quantity electrochemical equivalence is the amount of substance deposited when current of 1 ampere is passing through an electrolytic solution for 1 second. So, जैसे आपको डिफाइन करना है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस को, आप डिफाइन कर सकते हैं। इस इक्वेशन से कूलम की बात करेंगे, इस इक्वेशन से करंट और टाइम दोनों की बात करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस इसमें सेम है। जब कूलम क्या माना, हम लोगों ने चार्ज को 1 कूलम माना है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, 1 कूलम चार्ज जो पास करवाया गया, जबकि इसमें क्या है 1 एम्पियर करंट पास करवाया गया फॉर 1 सेकेंड, किसके थ्रू, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के थ्रू। उस समय जो डिपॉजिट होगा उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। यस, सो दीज आर द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस ऑन द बेसिस ऑफ 2 टाइप्स ऑफ इक्वेशन आपके सामने। सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बोलता है वे इक्वल अमाउंट ऑफ charge, when equal amount of charge is passing through the amount of substance deposited at different electrode is directly proportional to its chemical equivalence. मतलब बोला गया कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, दूसरा बी है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, सी है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसमें जो करंट पास करे सेम टाइम के लिए, अगर सेम है मतलब सेम चार्ज पास किया जाए थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ ए, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ बी, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ सी, तो इसका बोला जाता है इसका W जो होगा इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा WA अपॉन E, किसके, केमिकल इक्विवेलेंस के। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन केमिकल इक्विवेलेंस एंड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस इज डिनोटेड बाय Z, वेयर एज केमिकल इक्विवेलेंस इज डिनोटेड बाय E. सो WA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EA, सेम WB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB और WC यस। अगर बात किया जाए तो WA by EA, द ग्राम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये इसके बराबर B by EB इक्वल टू WC अपन EC। तो ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस आपके सामने है, ये कितना वेट होगा वो उसका केमिकल इक्विवेलेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी W1 अपन E1 इक्वल टू W2 बाई E2 इक्वल टू W3 बाई E3। जितना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, अगर सबके थ्रू सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास करवाया जाए तो क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा, यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, सेम होगा। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे क्या डिफाइन कर रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, और सेकेंड लॉ क्या डिफाइन कर रहा है, केमिकल इक्विवेलेंस। सो ये लिख लीजिए नोट करके। फर्स्ट लॉ of electrolysis defines electrochemical
इक्विवेलेंस अंडर ब्रैकेट हम जेड लिख रहे हैं, डिनोट करते हैं, वेयर एज सेकेंड लॉ डिफाइंस केमिकल इक्विवेलेंस, इसको ई से ट्यून करते हैं। सो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस को डिफाइन कर रहा है और सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कर रहा है, ये केमिकल इक्विवेलेंस को डिफाइन कर रहा है। ये आपके सामने ये फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ। अब इस बेसिस पे आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, सिंपल सा न्यूमेरिकल पूछा जाता है और कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो डिफरेंट टाइप्स का फॉर्मूला हम आपके सामने रख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। सो फॉर्मूला रिलेटेड विद फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ इलेक्ट्रोलाइसिस। फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो देखिए। सबसे पहले तो आप W इक्वल टू जेड क्यू, ये आपने देखा फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोलाइसिस से, और W इक्वल टू जेड आई टी, क्योंकि Q इक्वल टू आई टी होता है। इसके अलावा आपको अगर पता होना चाहिए कि 1 फैराडे क्या होता है, व्हाट इज 1 फैराडे। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना प्रेजेंट होगा। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब तो आपको पता ही है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें या 1 मोल ऑफ किसी की बात करें, कोई भी पार्टिकल्स का 100% 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स तो होगा ही होगा। और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो आपको पता ही है, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, या सीजीएस यूनिट में 4.8 इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज किस बात कर रहे हैं, कूलम के ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, तो 1 मोल का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन है, 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स है, जिस पे चार्ज क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 क्या कूलम। यस, मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द वैल्यू 96500 व्हाट कूलम, और 96500 कूलम इज इक्वल टू 1 फैराडे। सो 1 फैराडे इक्वल टू 96500 क्या कूलम। यस, तो हाउ 1 फैराडे इज डिफाइंड, 1 फैराडे इज द charge present on क्या 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज प्रेजेंट है वो क्या डिफाइन करता है, 1 फैराडे। याद रखिएगा 1 फैराडे, और 1 फैराडे इक्वल टू हाउ मच, 96500 कूलम। अब नंबर ऑफ फैराडे कैसे निकलेगा, वो नंबर ऑफ फैराडे डिफाइन करता है कि 1 फैराडे अगर पास करवाया जाए किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में तो 100% उसका ग्राम इक्विवेलेंट डिपोजिट करेगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपोजिट करेगा। तो कैसे ये निकाला जाता है नंबर ऑफ फैराडे वो देखें। तो नंबर ऑफ फैराडे कैसे निकालेंगे वो देख लें हम लोग। नंबर ऑफ फैराडे एन से डिनोट कर रहे हैं, तो एन इक्वल टू क्यू अपन 96500, एक फॉर्मूला ये नंबर ऑफ फैराडे निकालने का। नंबर ऑफ फैराडे का मतलब क्या है, गिवन चार्ज बाय 96500, ये नंबर ऑफ फैराडे हो जाएगा। तो नंबर ऑफ फैराडे को एन से डिनोट किया, क्यू अपन 96500। याद रखिएगा 1 फैराडे अगर पास करेंगे तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, सब्सटेंस को डिपोजिट करता है, सब्सटेंस डिपोजिट करता है। 1 फैराडे अगर पास करा जाए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या करेगा, डिपोजिट करता है। तो अगर n की बात करें तो W/E होगा, n इक्वल टू क्या, W/E होगा। तो नंबर ऑफ फैराडे कैसे निकालते हैं, Q/96500 इक्वल टू W/E।
यस और नो। तो यहाँ से अगर वेट, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका वेट पे आएगा, कितना वेट अमाउंट डिपोजिट होगा, तो डब्ल्यू अगर यहाँ से निकाला जाए तो क्या लिखेंगे, डब्ल्यू बराबर क्या, क्यू ई अपन 96500, और इसको और डिफाइन कर सकते हैं, क्यू हैं और ई एम इंटू 96500, जिस टर्म में आपका दिया रहेगा उस टर्म में वेट निकाल सकते हैं हम लोग। वेयर आई इज करेंट, टी इज टाइम, एम इज द मोलर मास, 96500 1 फैराडे ही है, और एक्स की वैल्यू क्या है, पैरामीटर है, एक्स फैक्टर है, और एक्स फैक्टर डिफरेंट सब्सटेंस पे डिफरेंट होगा। अगर एसिड की बात करें तो बेसिसिटी एक्स फैक्टर होगा, अगर एसिड की बात करें तो बेसिसिटी, और बेस की बात करें तो एसिडिटी उसका एक्स फैक्टर होगा। सॉल्ट की बात करें तो टोटल चार्ज होगा आइदर केटायन पे और एनायन पे, और अगर डिफरेंट की बात करें, जैसे आयंस की बात करें तो आयंस में क्या होगा, उसका चार्ज क्या होगा, एक्स फैक्टर कहलाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या होगा, एक्स फैक्टर अलग अलग होगा, जो हम लोगों क्या करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट निकालने में यूज करते हैं। तो वेट यहाँ से ऐसे निकलेगा, अगर वेट निकालना हो तो हम आसानी से ये W इक्वल टू MIT 96500x, तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा वेट की बात करें तो W इक्वल टू क्या है, ZIT होता है फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो फर्स्ट लॉ से ZIT होता है, तो क्या करें, तो ZIT इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग IT M 96500x, यस और नो। तो W इक्वल टू ZIT यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ZIT कैंसिल, तो लिख सकते हैं हम लोग Z बराबर M 96500x, और M बाई एक्स को क्या बोलते हैं, E अपन 96500, यस। और अगर Z बाई E बोल दिया जाए तो क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये जैसे W1 बाई E1 लिखते थे, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया कि क्या W1 बाई E1 जैसे लिखा जाता है, क्या Z1 बाई E1 इक्वल टू Z2 बाई E2 क्या पॉसिबल है, आंसर हाँ पॉसिबल है। तो क्यों, क्योंकि Z बाई E कांस्टेंट है, यानी Z1 बाई E1 इक्वल टू Z2 बाई E2, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला, इतने फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान में रखना है डूइंग द solving numericals based upon first law of electrolysis and second law of electrolysis, also called Faraday law of electrolysis. क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि what is the ratio volume of H2, Cl2 and O2 liberated at STP if 1 Faraday is passing. If 1 Faraday is passes through it. Option will be A 1, B 1:half, C 1/2:1:1, और D 1:1:half। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, कितना इवॉल्व होगा अमाउंट किसका, हाइड्रोजन का, क्लोरीन का और ऑक्सीजन का, जब 1 फैराडे क्या पास किया जाए तो आपको सोचना पड़ेगा क्या होगा कि H2Cl2O2 निकल जाए। तो सबसे पहले H2 की बात कर रहे हैं तो H2 तो 100% H प्लस से ही आएगा, H2 तो 100% H प्लस से ही आएगा। तो H प्लस क्या है, H प्लस क्या करें, गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करें 2H प्लस, ये H2 गैस, क्लियर है। तो H2 गैस है, H2 गैस 1 मोल अगर निकलता है 100% एसटीपी की बात करें तो कितना लीटर, 22.4 लीटर होगा, यस। तो H2 तो कितना, 2 इलेक्ट्रॉन लगा है, 2 मोल के लिए क्या है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 100% क्या होना चाहिए,
2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फैराडे का चार्ज है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे 2 फैराडे लगेगा। 100% हाँ या ना? आंसर है हाँ, क्योंकि एक फैराडे, अगर एक फैराडे का मतलब क्या है, चार्ज प्रेजेंट ऑन क्या 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना 2 फैराडे। अब आप देखो कि 2 फैराडे के लिए कितना है 1 मोल, 1 मोल क्या है इवॉल्व करेगा, यस और नो? यस, तो 2 फैराडे पास करेंगे तो कितना होगा, तो आप देखो 2 फैराडे अगर पास किया जाए तो इसका 22.4 लीटर है, क्योंकि इसका 1 मोल है, 1 मोल में क्या है 22.4 होता है, कहाँ पे एसटीपी पे, क्वेश्चन नहीं बोला एसटीपी पे, लेकिन पास कितना कर रहे हैं 1 फैराडे, अगर 1 फैराडे पास किया जाए तो क्या होगा 22.4/2 11.2 लीटर, यानी आपका हाइड्रोजन गैस अगर 1 फैराडे पास करेंगे तो कितना लीटर इवॉल्व होगा 11.2 लीटर। क्लियर है? यस। अब आइए Cl2 की बात करें, तो Cl2 की बात करें, Cl माइनस से जाएगा, Cl माइनस क्या करेगा Cl2 गैस का फॉर्मेशन करेगा, 2Cl माइनस, यहाँ पे क्या 2 इलेक्ट्रॉन। यस, अब बताओ यहाँ भी तो सेम है, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना फैराडे 2 फैराडे, यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना 2 फैराडे, और 2 फैराडे के लिए कितना मोल इवॉल्व हो रहा है 1 मोल, 1 मोल में कितना लीटर 22.4 लीटर, तो क्या 2 फैराडे 1 फैराडे में कितना, इसका भी कितना होगा 11.2 लीटर। यानी हाइड्रोजन के लिए देख लिया हमने, ऑक्सीजन क्लोरीन के लिए देख लिया हमने, इतना लीटर होगा। क्लियर है? अब O2 इवॉल्व करना है, O2 कहाँ से इवॉल्व होगा तो आपको पता ही है OH माइनस से। यस, OH माइनस से अगर बात करें तो क्या होगा, यहाँ लिखें H2O प्लस O2, बैलेंस करने के लिए 2, तो यहाँ पे क्या 2, सॉरी यहाँ पे हाफ। यस, कितना इलेक्ट्रॉन, आंसर है 2 इलेक्ट्रॉन। सही है, तो आइए यहाँ पे बात करें, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना 2 फैराडे, यानी 2 फैराडे के लिए कितना हाफ मोल, यानी 2 फैराडे अगर पास किया जाता है तो कितना मोल निकलेगा हाफ मोल, और हाफ मोल में कितना लीटर 22.4/2 इक्वल टू 11.2 लीटर। यस और नो? क्वेश्चन क्या बोल रहा है 1 फैराडे पास कराने पे, 1 फैराडे अगर पास करवाया जाए तो क्या होगा 11.2/2, दिस बिकम्स 5.6 लीटर। यानी अगर H2 था हम लोगों के पास, हम लोग के पास Cl2 था और हम लोग के पास O2 था, तो H2 1 फैराडे पास करने से कितना आ गया 11.2 लीटर, Cl2 कितना आ गया 11.2 लीटर, और ऑक्सीजन कितना आ गया 5.6 लीटर। अब आपके सामने ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको देखना है। तो 11.2 लीटर 11.2 लीटर 5.6 लीटर, यस, तो 11.2 लीटर 11.2 लीटर 5.6 लीटर, तो डिफाइन अगर 11.2 से डिवाइड कर दी तो क्या होगा 1:1:1:हाफ। यस, तो 1:1:हाफ, कौन सा आंसर, डी ऑप्शन सही है। क्लियर है? सो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको समझना पड़ेगा कैसे सॉल्व करना है, और ये सारा बेसिक कहाँ से आया है, फैराडे का कंसेप्ट कहाँ पे होगा आपका, सम बेसिक कंसेप्ट 11th में। 11th में आपने देखा होगा कि सोडियम प्लस पे चार्ज कितना है, अगर सोडियम प्लस पे चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन का अगर चार्ज है, अगर उसमें करंट पास किया जाए, इतना फैराडे करंट पास किया जाए, इतना फैराडे पास करवाया जाए तो कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, वो वहाँ से कंसेप्ट लीजिए और यहाँ पे अप्लाई कीजिए, और आपको पता है एसटीपी पे क्या होता है, कितना लीटर निकलता है, और स्टैंडर्ड वॉल्यूम क्या 22.4 लीटर है एट स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको यही टाइप का क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये फैराडे का है। नेक्स्ट क्लास में हम फैराडे के कुछ क्वेश्चन करेंगे और एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी में, जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी। ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग बातें करेंगे इसकी। तब तक थैंक यू।